celebrate National Startup Day, and for this occasion we are going to organize National Birthday Awareness Program on Job versus Startup, organized by Sakshan Society Jaipur, Rajasthan, award record holder NGO, in collaboration with DAV College for Girls Yamunanagar and Institution Innovation Council. And I heartiest welcome and thanks to Principal Madam Dr. Meenu Jain ji, Startup and IPR Convener Dr. Anita Modgil, and IIC Convener Ms. Vivek, Head of Home Science Ms. Parul and Mamta ji. I heartiest welcome to our speakers Mr. Utkarsh Kumar Singh and Mr. Ankit Vijay, sir. So, before inviting to our first speaker to start our first session, I would like to invite Mr. Utkarsh Kumar Singh, sir, dual postgraduate qualified UGC NET, a medical marketer with over 15 years of experience in defining the strategies of the organizations, founder of Uthan Foundation Delhi, and currently working as a product manager with MedSource Ozone Biomedicals Private Limited. Over to you, sir. I believe my slides are visible to everybody. Is my screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, it is visible. So, thank you for confirming that. Now, which language would you prefer? Hindi will be India. So I believe Hindi would be more convenient. मेरे हिसाब से हिंदी ज़्यादा convenient रहेगा ना सभी लोगों के लिए? Yes, sir. So ठीक है, हम लोग आज हिंदी में ही शुरू करते हैं. So from ideation to startup, हम लोग बात करते हैं किसी भी स्टार्टअप के लिए. तो स्टार्टअप शुरू कहाँ से होता है? स्टार्टअप शुरू होता है एक आइडिया से, एक ऐसा आइडिया जो कि दुनिया बदलने की क्षमता रखता है. सो आप अगर आपके माइंड में अगर कोई ऐसा आइडिया है जो कि एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका आइडिया देता है, तो वो जरूर एक स्टार्टअप के रूप में आगे आकर के काम कर सकता है. लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है उसमें? कोई भी आइडिया को एज ए स्टार्टअप या फिर एज ए बिजनेस सक्सेसफुल होने के लिए जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है स्केलेबिलिटी चेक करना. आपका जो आइडिया है क्या वो स्केलेबल है या नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लैब के अंदर कोई चीज तैयार करते हैं, लैब के अंदर हम लोगों को बहुत ही ज्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन अगर हम उसकी बात करें कि क्या हम उस सेम प्रोडक्ट को या फिर सेम सर्विस को क्या हम मास स्केल पे दे पाएंगे? अगर आंसर आपका हाँ है तो जरूर ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल आपका स्टार्टअप हो सकता है. एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, खाना सभी लोग खाते हैं और खाना घर में बैठ करके सबको खाना बहुत अच्छा लगता है. बहुत कम लोग हैं आज की डेट में जो कि रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाते हैं. तो पहले क्या होता था कि रेस्टोरेंट्स अपना खुद का डिलीवरी का वो सर्विस देते थे, जिसमें कई बार आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो भी होता था वो टाइम लग जाता था. लेकिन जैसे जैसे लोग बिजी होते गए, लोगों को चीजें भी जल्दी चाहिए और उनको ये भी चाहिए कि भाई मेरे को जहां पे भी मैं रहूं वहीं पे मिल जाए. क्योंकि रेस्टोरेंट्स जो है उनका जो डिलीवरी का शेड्यूल है वो मैक्सिमम आपका 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के सर्कल में रहता था. आपको शहर के दूसरे कोने से मंगाना है तो आपको जो है वो सर्विस अवेलेबल नहीं हो पाती थी. तो वही एक प्रॉब्लम कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई की. कौन के अंदर दोहरा सकते हैं? आंसर था हाँ. और जब उन्होंने ये देखा, उसके बाद में जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है टोटल एड्रेसेबल मार्केट. टोटल एड्रेसेबल मार्केट से क्या मतलब है? टोटल एड्रेसेबल मार्केट का मतलब ये होता है कि आज की डेट में जैसे मान लीजिए हमारी जो जनसंख्या है वो
1.4 मतलब 142 करोड़ की है या 150 करोड़ की है। इस 150 करोड़ की जनसंख्या में से कितने लोग हमारे कस्टमर हो सकते हैं? तो जितने जो हमारा मार्केट साइज है उसको हम बोलते हैं टैम, यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट। जितना ज्यादा टैम होगा उतना ज्यादा आपका जो है ग्रोथ के चांसेस रहेंगे। अगर मान लीजिए 142 करोड़ की जनता में से आपके पास में टारगेट इंडिविजुअल सिर्फ 10,000 है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट को या सर्विस को मात्र 10,000 पर ही बेच सकते हैं। उसके बाद में फिर आप जो है उस चीज को या प्रोडक्ट को या सर्विस को आप आगे लेकर के नहीं जा सकते। लेकिन क्योंकि अगर आपको लंबे टाइम तक सस्टेन करना है, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा बिजनेस लंबे टाइम तक चले, प्रॉफिटेबल चले, तो आपको ये चाहिए कस्टमर मेरे पास में आए, मेरा प्रोडक्ट या फिर मेरी सर्विस ले और एक बार ना ले, बार बार लेता रहे, या फिर अगर वो बार बार ना ले पाए तो कम से कम मेरे पास में रोज रोज नए कस्टमर आते रहे। तो इसलिए टोटल एड्रेसेबल मार्केट भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपका स्टार्टअप की परफॉर्मेंस को, स्टार्टअप की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तीसरी चीज होती है यूनिक बिजनेस मॉडल। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसके अंदर रेवेन्यू जनरेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, माइंड कीजिएगा इस बात को कि रेवेन्यू जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू जनरेशन मतलब आपका सोर्स ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई भी बिजनेस आइडिया है या फिर आपका कोई भी स्टार्टअप है जिसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को शुरुआत में तो पैसा आ जाएगा लेकिन बाद में पैसा अटक जाएगा, तो वो कभी भी आपका एक सक्सेसफुल स्टार्टअप नहीं हो सकता है। तो हमेशा आप कोई भी अगर स्टार्टअप लेकर के चल रहे हैं तो उसे इस तरह से लेकर के चलिए कि आपको कंटिन्यूअस रेवेन्यू जनरेशन हो सके, चाहे मान लीजिए वो किसी भी फॉर्म में हो। अगर हम जोमेटो का ही ले लेते हैं तो एक आपका सब्सक्रिप्शन का होता है उनका, कि मान लीजिए कि मंथली सब्सक्राइब करते हैं, मतलब उनका 1 मेंबरशिप हो गई, या फिर अगर हम बात करते हैं तो उसमें रेस्टोरेंट्स की ऑनबोर्डिंग के चार्जेस हो गए, या फिर पर ऑर्डर कमीशंस हो गए, या फिर प्लेटफॉर्म फी हो गई। किसी न किसी बहाने से वो लोग अपना रेवेन्यू अर्न करते रहते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई स्टार्टअप अगर अपना स्टार्ट करना है तो आपको इस चीज पे जरूर ध्यान देना रहेगा कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो इस तरह का हो कि आप लगातार बार बार और बारंबार रेवेन्यू अर्न कर सकें। अदरवाइज नोबडी इज सिटिंग हियर फॉर चैरिटी। अगर बिजनेस की बात करते हैं तो कोई भी चैरिटी के लिए नहीं बैठा हुआ है। सभी लोग को जो है चाहिए एट द एंड ऑफ द डे पैसा चाहिए, और स्टार्टअप का वैल्यूएशन उसी से होता है कि कौन सा स्टार्टअप कितना ज्यादा पैसा कमाता है या फिर कितना ज्यादा किसी स्टार्टअप के चांसेस हैं फ्यूचर में जाकर के पैसा कमाने के। सो अगर हम बात करते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप, हर स्टार्टअप अपनी लाइफ के मतलब स्टेज में या फिर स्टार्टअप लाइफ जो होती है वो 4 डिफरेंट फेजेस में डिवाइडेड होती है। अगर हम बात करें जो पहला स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड एज प्री सीड फेज। प्री सीड फेज का मतलब मान लीजिए मैं और आप चर्चा कर रहे हैं किसी भी एक ऐसे टॉपिक के ऊपर या फिर ऐसी समस्या के ऊपर जो कि हमें लगता है कि हमारे क्षेत्र में काफी है या फिर देश भर में काफी है या दुनिया भर में काफी है, और हम लोग जो है उस समस्या के निवारण के लिए एक सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं कि भाई क्या आइडिया होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से हम इस समस्या का जो है निवारण कर सकते हैं। तो उस समय जो आइडियाज जनरेट होते हैं उनको हम प्री सीड फेज बोलते हैं। प्री सीड फेज मतलब जब कोई भी स्टार्टअप का आइडिया एकदम अपने कच्चे फॉर्म में, अंकुर से भी पहले बीज के फॉर्म में रहेगा, तो उसको हम प्री सीड फॉर्म में बोलेंगे, प्री सीड फेज बोलते हैं। प्री सीड फेज मतलब हमारे मन में यह है कि हमें इस समस्या पे काम करना है। मोटा मोटी हमको ये आइडिया है कि हमारे पास में ये 4-5 आइडियाज हैं, इनमें से जो भी हमारा आइडिया रहेगा सबसे सूटेबल रहेगा, हम उसको आगे लेकर के चलेंगे। अब आपने समस्या सोच ली,
समाधान किस तरीके से करना है उसके जो है 4-5 तरीके सोच लिए। अब अगला जो स्टेज आता है दैट इज कॉल्ड एज सीड फेज। सीड फेज का मतलब ये है कि आप जो है आइडिया को अब एक बेसिक जो है भौतिक शेप देना शुरू कर रहे हो। यानी कि यहाँ पे हो सकता है कि आपने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा, या फिर आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप शुरू करना चाहते हैं उसका आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा, और छोटी मोटी कोई भी जो है फंडिंग लगा करके आपने अपना काम शुरू कर दिया होगा। लेकिन बेसिकली क्या है, आपका जो आइडिया था कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन सा आइडिया रहेगा, वो आप प्री सीड फेज में ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। अब आपने आइडिया फाइनल कर लिया है, सीड फेज में आप उस आइडिया को आगे लेकर के काम करना शुरू करें। अब यहाँ पे आपने जो है अभी आपने क्या किया है, बिजनेस का एस्टैब्लिशमेंट किया है, या फिर जस्ट अभी आपने स्टार्टअप का एस्टैब्लिशमेंट किया है। तो जो नेक्स्ट फेज आती है वो आती है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि आपका जो बिजनेस है या आपका जो स्टार्टअप है वो एक पैसा कमाना शुरू करता है। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के बाद में रिपीट ऑर्डर्स आपको मिलने लगते हैं इस फेज में। तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज। आपका जो है ग्रोथ फेज को हम कब मानते हैं, कहां तक मानते हैं, जब आपका जो है ROI पूरा का पूरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा जो है अपना मैटीरियलाइज हो जाता है। यानी कि आपका जो जितना भी इन्वेस्टेड कैपिटल है वो पूरा का पूरा आपका जो है रिटर्न आ जाता है। तो उस समय तक आपका जो फेज रहेगी उसको हम बोलेंगे ग्रोथ फेज। फिर उसके बाद में जो फेज आती है दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन फेज। जब आपका स्टार्टअप प्रॉफिटेबल पोजीशन में आए, दो चीजें हैं। एक्सपेंशन स्टेज को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक अगर लागू होगी तो हम बोलेंगे कि स्टार्टअप का एक्सपेंशन हो रहा है, या फिर हम स्टार्टअप के एक्सपेंशन फेज में। पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि आपका ROI पूरा का पूरा रिकवर हो चुका है और आपका स्टार्टअप जो है प्रॉफिट देना शुरू कर चुका है। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन एक्सपेंशन स्टेज की तब होती है, मान लीजिए आज आप यमुनानगर में हैं, आपने अपना स्टार्टअप यमुनानगर में किया है। आप यमुनानगर से उठा करके अपने स्टार्टअप को और 15 और नए शहरों में लेकर के आते हैं, तो हम उसको भी एक्सपेंशन स्टेज बोलेंगे। दोनों ही कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन स्टेज बोलते हैं। पांचवी स्टेज जो यूजुअली बहुत सारे स्टार्टअप्स में होती है, बहुत सारे स्टार्टअप्स में नहीं भी होती है, दैट इज कॉल्ड एज एग्जिट फेज। सो एग्जिट फेज में क्या होता है कि जो भी ओनर्स हैं किसी भी स्टार्टअप के, वो क्या करते हैं, अपना जो शेयर है उसके अंदर, स्टार्टअप के अंदर अपना जो हिस्सा है, अपनी जो हिस्सेदारी है, उसको सेल ऑफ करके और उसमें से एग्जिट कर देते हैं, या तो फिर उसी सेम स्टार्टअप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनकर के काम करते हैं। तो वो CEO बनकर के काम करेंगे बजाय फाउंडर के, लेकिन उसमें क्या करेंगे, अपना काफी सारा हिस्सा बेच देंगे। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि उनको एक काफी अच्छा खासा मोटा पैसा मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं कि हमें स्टार्टअप शुरू करना है, मेरे माइंड में कोई आइडिया है और मुझे लगता है कि वो एक सोसाइटी के अंदर चेंज लेकर के आ सकता है, और मैं एक गरीब परिवार से, मेरे पास में फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, या फिर एज ए स्टूडेंट मैं कुछ शुरू करना चाहता हूँ, मेरे माताजी पिताजी जो है सपोर्ट में नहीं है कि वो जो है उसके लिए हाथ के हाथ पैसा लगा दे। वो ये चाहते हैं कि पहले कोई मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊं या फिर अपने स्टार्टअप को प्रूव करके दिखाऊं, उसके बाद में वो लोग पैसा लगाएंगे। ऐसी कंडीशन में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अभी हमने देखा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है वो कौन सी है, सीड फेज। सीड फेज में क्या होता है, हम बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसका जो है स्टार्टअप मतलब स्टार्ट कर देते हैं, उसके ऑपरेशंस को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सीड फेज एक ऐसी फेज है जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत
पड़ सकती है अगर आपको फिजिकल ऑफिस की मतलब आप लेकर के चलते हैं। हो सकता है अगर आप जो है वर्चुअल ऑफिस में काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको पैसे की जरूरत तो फिर भी पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि कम पड़े। लेकिन आपको ऑफिस सेटअप का हो सकता है पैसा उसमें बच जाए। आपको जो मैक्सिमम खर्चा करना पड़ेगा दैट विल बी इन मार्केटिंग, क्योंकि आपको अभी तक तो कोई जानता नहीं है, ना आपकी फर्म को कोई जानता है, ना आपकी फर्म की सर्विसेज किसी ने ली है, ना आपकी सर्विसेज किसी ने ली है, ना आपको एज ए फाउंडर कोई जानता है। तो कोई भी आदमी आप मतलब आपके ऊपर या फिर आपके प्रोडक्ट के ऊपर तुरंत पैसा को लगाने से रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैश बर्न करना पड़ेगा। कैश बर्न करने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग आपके जो है आउटडोर मार्केटिंग हो सकती है, ऑनलाइन मार्केटिंग हो सकती है, 50 तरह के तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन मार्केटिंग में पैसा तो खर्च होता है ना भाई, वो पैसा कहां से लाएंगे? उस पैसे को लाने के लिए जनरली हम लोग इन्वेस्टर्स के पास में जाते हैं। वो जो इन्वेस्टर हैं वो 4 तरह के मेन इन्वेस्टर्स होते हैं। पहला कहलाता है एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी फर्म के पास में ही आप जाएंगे। हालांकि एंजल इन्वेस्टमेंट फर्म्स भी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप किसी एंजल इन्वेस्टमेंट फर्म के पास में ही जाएं। कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि आपके माताजी पिताजी तैयार नहीं है, लेकिन आप अपने किसी मित्र के पास में गए या फिर मित्र के पिताजी के पास में गए या फिर फ्रेंड के पेरेंट्स हैं उनको समझ में आ गया या फिर आपके फ्रेंड्स को समझ में आ गया कि हाँ ये चीज काम की है, इसमें पैसा लगाना चाहिए और मुझे इस बंदे के ऊपर भरोसा भी है या इस बंदे के ऊपर मुझे भरोसा भी है और हम लोग जो है इससे बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो हम ऐसे इन्वेस्टर को क्या करेंगे, क्या कहलाएंगे? ऐसे इन्वेस्टर क्या कहलाएंगे? एंजल इन्वेस्टर्स। सो एंजल इन्वेस्टर कैन बी फैमिली, फ्रेंड्स और लोकल बिजनेसमैन, जिनको ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे फैमिली मेंबर्स या ऐसे लोकल बिजनेसमैन जिनके अंदर आपके बिजनेस आइडिया के ऊपर भरोसा है और पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए और वो आपके बिजनेस आइडिया पे इन्वेस्ट करने को तैयार है। ऐसे इन्वेस्टर को हम क्या बोलेंगे? एंजल इन्वेस्टर। अगर आप कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो सबसे पहला, अगर आप अपनी पॉकेट के अलावा कहीं से अगर आपको फंडिंग चाहिए तो आपको सबसे पहले ढूंढना चाहिए एंजल इन्वेस्टर्स को। बेसिकली क्या है, वो आपकी फेस वैल्यू पे भी आपको पैसा दे सकते हैं, आपकी फैमिली वैल्यूज के ऊपर भी आपको पैसा दे सकते हैं और उनको आइडिया है कि आप क्या कर सकते हैं तो उसके ऊपर भी आपको पैसा दे सकते हैं। और यूजुअली क्या होता है कि अगर आपका जो एंजल इन्वेस्टर है, अगर वो आपका फैमिली से नोन है तो वो आपको लगातार प्रेशर नहीं डालेगा, आपको कुछ लंबे टाइम तक का टाइम पीरियड दे देगा जिससे कि आप उसको पैसा दे सके। हाँ, कंडीशंस कुछ और भी हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि या तो आपसे एंजल इन्वेस्टर आपसे जो है एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फुल रिफंड मांगेगा, या फिर अगर उसको लगता है कि इस बिजनेस आइडिया में दम है तो वो आपके बिजनेस वेंचर के अंदर इक्विटी मांगेगा। यहां पे आपको इस तरह से बार्गेन करना है जिससे कि आपके जो वेंचर है उसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो सके। यानी कि मान लीजिए कि अगर मैंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, लेट अस से मैं एक एंजल इन्वेस्टर हूं, मैंने किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1 करोड़ रुपया लगाया और मैंने उसके बदले में उसका 1% का शेयर जो है वो ले लिया, तो ऑटोमेटिकली जिस ऑर्गेनाइजेशन के 1% शेयर के बदले में मैंने 1 करोड़ रुपया दिया तो उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूएशन कितनी हो गई? 100 करोड़। इसी तरीके से आपको कोशिश ये करनी है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूएशन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा आपको लेना है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएशन लेकर के चल सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके जो स्टार्टअप की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होती चली जाएगी।
यानी कि अगर आपने शुरुआत ही अगर अपने स्टार्टअप की है, लेट अस से 1% आपने शेयर दिया है अगेंस्ट 1% इक्विटी, तो यानी कि आप स्टार्टअप होते ही आपके स्टार्टअप की वैल्यू कितनी हो गई? 100 करोड़ हो गई। वहीं पे अगर आपने 30% शेयर दिया होता या 33% शेयर दिया होता अगेंस्ट 1 करोड़ रुपीस, तो आपके स्टार्टअप की वैल्यू कितनी हो गई? 3 करोड़ रुपया। अब मार्केट में कभी भी आप जाओगे, बात करते हो कि भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ कितनी है, अगर आपने 1% के अगेंस्ट में 1 करोड़ रुपीस लिया है तो आप बोलोगे मेरे ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ 100 करोड़ है। अगर आपने 1% के बदले 1 करोड़ के बदले में अगर 33% दिया तो आप यही बोलोगे मेरे ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ 3 करोड़ है। तो हमेशा जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ ज्यादा होगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उसी को ज्यादा अच्छी तरीके से प्रेफर किया जाएगा। तो ये बात हुई एंजल इन्वेस्टर्स की। एंजल इन्वेस्टर्स के बाद में जो दूसरे सेकंड तरह के इन्वेस्टर्स आते हैं, दे आर कॉल्ड वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है? वेंचर कैपिटल फर्म्स भी होती है, यूजुअली दे आर बिजनेसेस। तो ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ये बिजनेसमैन होते हैं या फिर बिजनेस फर्म्स होती हैं। इनका काम ही है नई कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना। एक कंपनी है, आपने पता नहीं नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, आई एम नॉट श्योर, ब्लैक रॉक करके एक कंपनी है। ब्लैक रॉक करके जो कंपनी है उसकी वर्थ है इंडिया की इकोनॉमी से 4 टाइम्स बड़ी कंपनी है। वो जो इंडिया की इकोनॉमी है आज की डेट में उससे 4 टाइम्स बड़ी कंपनी है। और उसके फाउंडर ना तो बिल गेट्स है, ना जेफ बेजोस है, कोई भी नहीं। इस कंपनी का काम क्या है? वो सिर्फ क्या करती है, ढूंढती रहती है कौन से कंट्री में कौन से फाउंडर ने एक ऐसा परफेक्ट सॉल्यूशन दिया है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, जिससे हम आगे जाकर के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आज की डेट में जोमेटो का नाम सभी ने सुना होगा, स्विगी का सभी ने सुना होगा, मेक माई ट्रिप का सभी ने सुना होगा, ओयो का नाम सभी ने सुना होगा, ये सब, पेटीएम का नाम सभी ने सुना होगा, फोन पे का नाम सभी ने सुना होगा। ये सारी कंपनीज ऐसे हैं जिनको आज के जो है हमने स्टार्टअप्स ऑफ द न्यू इंडिया जिसको हम बोलते हैं, तो ये सारी कंपनी के अंदर ब्लैक रॉक ने पैसा लगा रखा है। मान लीजिए कि अगर पेटीएम सक्सेसफुल नहीं होता है, फोन पे होता है, तो भी उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरह के वेंचर कैपिटलिस्ट भी आप फोकस कर सकते हो बिजनेस अर्न करने, मतलब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। सो वेंचर कैपिटलिस्ट जो भी होते हैं वो अगर आपका स्टार्टअप के अंदर दम है तो ऑटोमेटिकली आएंगे, अगर नहीं भी है तो भी आप जाकर के पिच वहां पे कर सकते हो। वो लोग कुछ हो सकता है कि इक्विटी परसेंटेज ज्यादा ले, लेकिन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो लोग, अगर थोड़ा सा भी दम रहेगा। अगर उनको ये लगेगा कि हाँ फ्यूचर में जाकर के हम इस पर्टिकुलर आइडिया को मेंटर कर देंगे, मेंटर का मतलब हम गाइड करेंगे इस प्रोडक्ट ओनर को, और ये जो है गाइड करने के बाद में बहुत ज्यादा हम इससे हाई रिटर्न्स ले सकते हैं, रिटर्न्स मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट आपके उस वेंचर के अंदर जरूर इन्वेस्ट करेंगे। या फिर अगर वो इमीडिएटली इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो वो आपको एक टाइमलाइन देंगे कि ठीक है हम आपके जो है इसमें इन्वेस्ट करेंगे, आपका जो वेंचर है इसके अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे, या फिर आपका जो स्टार्टअप है इसके अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी कुछ एक कंडीशंस हैं। हमारी कुछ एक कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है कि आपका जो है आरओआई इतने % हो जाना चाहिए, आप इस पर्टिकुलर डोमेन में काम नहीं करेंगे, मतलब वो आपको कुछ इस तरह के सजेशंस देंगे कि आपको वो सजेशंस इंप्लीमेंट करने रहेंगे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, और उन सजेशंस से आपका ही बिजनेस इंप्रूव होगा। सो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास में हमें जरूर एक बार जाकर के उनका दरवाजा नॉक करके देखना चाहिए और उनसे बात करके देखनी चाहिए। तीसरे जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स।
सॉरी, जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, इनका काम क्या है? ये हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर इनका इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ऑब्जेक्टिव है। इस तरह के बहुत सारे फाउंडेशंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर सोशल कॉज के ऊपर अपना जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स। अगर आप किसी इम्पैक्ट इन्वेस्टर के पास में जाते हो या फिर अगर आपको मालूम है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अब इम्पैक्ट इन्वेस्टर कैसे ढूंढोगे आप जैसे यमुनानगर है, बहुत ज्यादा बड़ा शहर तो है नहीं, हो सकता है कि 70% लोग आपस में जानते हो या फिर 40-50% लोग जानते हो आपस में एक दूसरे को। आपके शहर के अंदर कोई ऐसा लाला होगा जिसको आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर एक सोशल कॉज के लिए बहुत एक्टिव रहता है। आप उसी लाला को के पास में जाओगे, मतलब लाला का मतलब मेरा सेठ से है, जो बढ़िया जो होते हैं ना उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो आप उसी पर्टिकुलर सेठ के पास में जाओगे, बोलोगे सर आपका जो है लेट अस से फॉर एग्जांपल कोई एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत काम करता है कि सर आप जो है एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत एक्टिव रहते हो, मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया है जिसके अंदर हम जो है प्लास्टिक वेस्ट को हम लोग जो है रिसाइकिल करके दोबारा से मार्केट में लॉन्च करें। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, मेरे को जो है प्लांट खोलने के लिए इतना खर्चा है और फिर उसके बाद में यहाँ पे सेटअप के लिए इतना खर्चा है, आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करो। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि या तो वो इन्वेस्ट कर देगा या फिर वो किसी का रेफरेंस दे देगा जो कि आपके वेंचर के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स। कॉर्पोरेट इन्वेस्टर का मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो छोटी कंपनियों को खाने के लिए तैयार रहती है। जैसे कोका कोला ने एक्विजिशन कर लिया, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं आपको। जैसे कोका कोला ने एक्विजिशन कर लिया, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि आपके जो है स्टार्टअप को खरीदने के लिए तैयार रहती है। उबर ईट्स का जोमेटो ने कर लिया, ब्लिंकिट का जोमेटो ने कर लिया। तो इस तरह के जो स्टार्टअप्स है एक छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी खाने के लिए तैयार रहती है। तो इस तरह के जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स होते हैं। तो वो उनके लिए भी आप रेडी रहिए, क्योंकि बेसिकली जो स्टार्टअप का फंडा है वो ये है कि मुझे बड़ा करना है अपने बिजनेस को, बड़ा करके फिर पैसा कमा के निकलना है। अब जो चीज आती है वो आती है कि भाई स्टार्टअप में जब पैसा लगाने से पहले इन्वेस्टर देखता क्या क्या चीज है। तो जो इन्वेस्टर है उसका ध्यान होता है सबसे पहले फाउंडर में, कि जो फाउंडर है उस पर्टिकुलर स्टार्टअप का उसका एक्सपीरियंस कितना है इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस में। चलिए मान लीजिए हो सकता है कि न्यूली नया बंदा है, लेकिन उसका मोटिवेशन लेवल क्या है कि कहीं ऐसा तो नहीं है स्टार्टअप करने के बाद में 6 महीने के बाद वो सोचा रहे यार मेरे लिए तो गलत बिजनेस था, मैं दूसरा कुछ और काम करता हूं। कितना मोटिवेशन लेवल है, वो एक्सपर्टाइज कितनी है, ये सारी चीजें वो ध्यान देते हैं। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ऊपर जो है आपके इन्वेस्टर्स ध्यान देते हैं वो क्या है? बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल से क्या मतलब है कि भाई कितना रियलिस्टिक बिजनेस मॉडल है स्टार्टअप में, जो इनका तरीका है पैसा कमाने क्या क्या वो वाकई में वाजिब है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में कोई आकर के प्रॉब्लम आ जाए, या फिर कहीं ऐसा तो जो है अपन अपने को कस्टमर ही ढूंढने पड़े। क्या स्टार्टअप जो है कंटिन्यूअसली हमें बिजनेस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये चीज देखी जाती है। तीसरा देखा जाता है कंपटीशन कितना है। मान लीजिए कि मैं कोई एक स्टार्टअप करता हूं और एक ऐसे फील्ड में करता हूं जिसके अंदर कंपटीशन ही कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं कि मुझे कोई स्टार्टअप करना है और अब पता चला 50 कंपनीज ऑलरेडी हैं, हम कुछ नया भी नहीं कर रहे और हम ऑलरेडी चाइनीज के साथ में कंपटीशन में है, या फिर हम जो रॉ मटेरियल है वो भी हम चाइना से ही लेकर के आ रहे हैं, तो क्या हमारा स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा? हो सकता है हो जाए, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी इतना है जिसमें कि अपने को सरवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल है, और छोटे प्लेयर से लेकर के बहुत बड़े-बड़े दिग्गज भी उसके अंदर शामिल हैं।
तो उस कंपटीशन को भी देखते हैं। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है माइलस्टोन्स। अब माइलस्टोन का मतलब क्या है? माइलस्टोन से मतलब ये है कि जैसे आपने स्टार्टअप शुरू किया, स्टार्टअप शुरू करने के बाद में आपने पहले 1 करोड़ रुपए कितने दिनों में कमा लिए, अगले 10 करोड़ कितने दिनों में कमा लिए, या फिर आपने अपना जो इन्वेस्टमेंट था उसका 100% रिटर्न आपको कब मिल गया, ब्रेक इवन कब आया आपका, ठीक है, कितने दिनों के अंदर आ गया। तो ये इस तरह के जो माइलस्टोन्स होते हैं वो कितनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं आपके स्टार्टअप के अंदर, इन चीजों के ऊपर इन्वेस्टर्स का ध्यान रहता है। पांचवा जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। भाई आफ्टर ऑल मार्केट है कितना बड़ा, मैं जो है इस स्टार्टअप के अंदर पैसा लगाऊंगा तो ये स्टार्टअप जो है इस सॉफ्टवेयर की 1000 कॉपी बेच सकता है, 10,000 बेच सकता है, 1 लाख बेच सकता है, ये 1 करोड़ बेच सकता है, 100 करोड़ बेच सकता है, 500 करोड़ बेच सकता है। जितना ज्यादा बड़ा टोटल एड्रेसेबल मार्केट होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे इन्वेस्टर्स का आपके मार्केट में, मतलब आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का। जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है पर्सनल कनेक्शन। इन्वेस्टर का आपके साथ में पर्सनल कनेक्शन क्या है? कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग जाते हैं जस्ट क्योंकि वो गांव के माहौल से आते हैं, पिच अच्छी तरह से नहीं कर पाते, कोई पर्सनल कनेक्ट जो है इन्वेस्टर के साथ में नहीं बना पाते, जिसकी वजह से जो है वो स्टार्ट मतलब फंडिंग नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए जरूरी ये भी है कि इन्वेस्टर को थोड़ा सा जो है ऐसे उसमें आना पड़ेगा कि जहां पे वो पर्सनल कनेक्ट बना सके। अब बात करते हैं जैसे एडवांटेज क्या है स्टार्टअप का। सबसे बड़ा एडवांटेज जो स्टार्टअप देता है वो ये है फ्रीडम, आजादी। आपको आजादी मिलेगी किस चीज से? फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स से। यूजुअली जो ऑफिस का काम होता है, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब यूजुअली 9 to 5 रहेगा या 10 to 6 रहेगा, कई जगह पे 10 to 7 रहेगा, हो सकता है कुछ जगह पे 12 घंटे का हो, लेकिन शिफ्ट आपकी फिक्स रहेगी कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक काम करना है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। मॉर्निंग शिफ्ट है मतलब मॉर्निंग शिफ्ट है, या फिर जैसे टीचिंग का जॉब है तो दिन में आना है तो दिन में ही आना है, रात में कुछ कर नहीं सकते। तो इस तरह का जो है फ्रीडम जो है वो आपको स्टार्टअप में दे सकता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज वर्क फॉर योरसेल्फ। जैसे आप जॉब के अंदर क्या होता है कि आप किसी और के लिए काम करते हो, आप अपने बिजनेस ओनर के लिए काम करते हो, लेकिन स्टार्टअप में आप अपने खुद के लिए काम करते हो। लेस ब्यूरोक्रेसी। अगर आप जॉब के अंदर होते हो, आपका बॉस होता है, कोई भी काम करने के लिए आपको अपने बॉस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद में आपके बॉस को उसके बॉस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो सुपर बॉस है उनको उनके बॉस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, सुपर बॉस के बॉस को अपने बॉस से लेना पड़ेगा, या फिर वाइस प्रेसिडेंट से, या फिर मान लीजिए जो भी ओनर है उनके साथ में अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी कि कंप्लीटली क्या होता है, चेन चलती जाती है जिसमें कि कोई भी सॉलिड डिसीजन लेने से पहले बहुत टाइम निकल जाता है। यानी कि अगर आपको कोई डिसीजन इमीडिएट इफेक्ट में लेना है अभी के अभी, तो वो आप इमीडिएटली नहीं ले पाते हो क्योंकि बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी आ जाती है बीच में। मेरे को बॉस को इन्फॉर्म करना है, अगर मान लो बॉस पे इन्फॉर्म किए बिना मैंने किसी चीज के लिए हाँ बोल दिया तो बॉस नाराज हो जाएंगे, या फिर मान लीजिए बॉस के बॉस को इन्फॉर्म करना है, सुपर बॉस को इन्फॉर्म करना है, या फिर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं जॉब के अंदर रहती है, तो उस चीज से आपको छुटकारा मिलता है अपने स्टार्टअप में। चौथी जो चीज है वो ये है कि लर्निंग एंड ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आपको स्टार्टअप बहुत अच्छी देता है। क्योंकि शुरुआत जब आप करते हो स्टार्टअप से तो आपको जो है बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ आपको जो है सीखने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आप क्रॉस फंक्शनल काम करते हो, जरूरी नहीं है कि जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज है आप वही काम करो, आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो लर्निंग एंड ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आपको रहती है। ग्रोथ इन द सेंस आप बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। एनकरेजिंग आउट ऑफ द बॉक्स। यूजुअली क्या होता है कि जैसे अगर हम किसी भी ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो उसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कुछ हट करके जो थिंकिंग होती है, कुछ हट करके या फिर दूसरों से भिन्न जो सोचना रहता है कि मान लीजिए कि सब भेड़ चाल से अलग जो है अगर मैं कुछ सोच रहा हूं तो उस चीज के लिए थोड़ा सा स्पेस रहता है स्टार्टअप के। और जो लास्ट चीज है जो आपको बहुत फायदेमंद है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। आप जहां चाहो जैसे चाहो वैसे आप स्टार्टअप में काम कर सकते हो। अब
जॉब एंड स्टार्टअप, स्टार्टअप क्या है, जॉब क्या है, एक बार हम ये समझ लें। बेसिकली स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप कुछ नहीं है, एक फैंसी टर्म दिया गया है बिजनेस का। जैसे मान लीजिए बिजनेस है, उसी का एक फैंसी नाम है स्टार्टअप। जो नॉर्मल बिजनेस होता है, जो हमारे दादा परदादा पिताजी लोग करते आए हैं, उसमें और स्टार्टअप में एक डिफरेंस ये होता है कि जो नॉर्मल बिजनेस हमारे दादाजी पिताजी, जैसे एबीसी एंड सन्स या फिर गुप्ता एंड ब्रदर्स या फिर भल्ला एंड सन्स, इस तरह की जो कंपनीज है, उनमें और स्टार्टअप के अंदर डिफरेंस ये होता है कि गुप्ता एंड सन्स को अपना बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना होता है। वो ये चाहते हैं कि मेरे बाद में मेरा बेटा भी इसी बिजनेस में बैठे, मेरे बेटे के बाद में मेरा पोता भी इसी बिजनेस में बैठे, मेरे पोते के बाद में मेरा परपोता भी इसी बिजनेस में बैठे। हो सकता है आपके गांव में ऐसे कुछ बिजनेसेस होंगे, आपके शहर में ऐसे कुछ बिजनेसेस होंगे जो कि 100-100 साल पुराने होंगे और आज भी चलते आ रहे हैं। वो ट्रेडिशनल इंडियन बिजनेस है। स्टार्टअप में और इंडियन बिजनेस के अंदर सिर्फ अंतर ये है, स्टार्टअप के अंदर जो फाउंडर्स होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस तो करना है मुझे, लेकिन जब मेरी रिटायरमेंट की जाएगी उस टाइम पे मेरे को रिटायरमेंट के साथ साथ अपना ये धंधा बेच करके पैसा कमा करके निकलना। इसीलिए अगर आप देखते होंगे बहुत सारे, जब पेटीएम का आईपीओ आया, आईपीओ का मतलब क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब ये होता है कि भाई आपने क्या किया, अपना शेयर, जो ओनर है पेटीएम का, उन्होंने अपना शेयर बेच करके और जनता को कह दिया भाई आप खरीद लो, यानी कि उन्होंने उससे पैसा कमाना शुरू किया। सेम जोमेटो का आईपीओ का आया, हो सकता है स्विगी का, मेरे को पता नहीं कि क्या स्टेटस है, क्या है क्या नहीं है, आया है या नहीं आया। इस तरीके से जो है हर स्टार्टअप अपना अपना आईपीओ लेकर के आता है। जब आईपीओ लेकर के आता है, इसका मतलब क्या है कि अब जो है स्टार्टअप का जो ओनर है या फिर जो फाउंडर है वो पैसा कमाना चाहता है। सो स्टार्टअप मतलब बिजनेस, ऐसा बिजनेस जिसमें ओनर जो है एक टाइम के बाद में पैसा कमा करके बाहर निकल जाएगा। और जॉब का मतलब एक ऐसी पोजीशन किसी भी एस्टैब्लिश्ड कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके अंदर आप क्या काम करेंगे वो फिक्स है, आपकी सैलरी क्या होगी वो फिक्स है, आपके बेनिफिट्स क्या होंगे वो भी फिक्स्ड है। यानी कि आपको मालूम है आपको क्या करना है, आपको ये मालूम है कि ये करने के बदले में आपको क्या मिलेगा, और आपको ये मालूम है कि आप कितने टाइम में कहां पे पहुंचोगे। ये सारी चीजें आपको पहले से मालूम, इसके अंदर कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं। अब अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल जॉब पाथवे की, यानी कि जो ट्रेडिशनल जॉब है उसके फायदे क्या है? सबसे बड़ा फायदा तो ये मालूम है कि इस महीने मेरी कितनी तनख्वाह आने वाली है। दूसरा मेरे को ये मालूम है कि भाई मैं अगले साल मेरे को प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मैं कहां तक पहुंचूंगा। तीसरा मेरे को ये मालूम भाई मेरे को तो इसी चीज से मतलब है, मेरे को पैसे इसी काम के दिए जाते हैं, मैं इससे ज्यादा एक पैसे का काम नहीं करूंगा। मान लो मेरा काम ये है, कभी मेरे को जो है लेट अस से फॉर एग्जांपल कि मेरा काम ये है कि मैं अपने बिजनेस का या फिर मेरा अपने इंस्टीट्यूशन का गेट खोलने का काम है मेरा, तो मेरे को उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं रहेगा उस काम से। स्टार्टअप में ऐसा नहीं होता। ट्रेनिंग और मेंटरशिप्स, जैसे आप अगर मान लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो आपको वो काम करने के लिए ट्रेनिंग और मेंटरशिप कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करता है, या फिर आपको रखने से पहले वो इंश्योर करता है कि आपकी ट्रेनिंग या फिर जो है आपकी मेंटरशिप हो चुकी है या नहीं। हो सकता है जैसे टीचिंग के लिए होता है कि भाई आपको बीएड करना है, यानी कि आपकी ट्रेनिंग हो गई है टीचिंग की पहले से, फिर उसके बाद में ये सारे आपके बेनिफिट्स हैं जो कि आपके आते हैं जॉब के साथ में, ट्रेडिशनल जॉब के साथ। लेकिन कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है जॉब का? वर्किंग फॉर समवन एल्स। अब आप सोचो एक सेल्स का बंदा है, जो बंदा सुबह 7 बजे निकलता है, रात को 8 बजे को आता है, कई बार जो है एक हफ्ते 2 हफ्ते तक घर से बाहर रहता है,
वो अपनी कंपनी को 1 करोड़ का धंधा लेकर के आ रहा है 1 महीने में, और उसको पैसा क्या मिल रहा है, तब सैलरी क्या मिल रही है उसको 20,000। यानी कि उसने कमाया कितना ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1 करोड़ रुपया, लेकिन बदले में उसको क्या मिल रहा है 20,000। अब वो कंपनी से ये भी नहीं कह सकता कि नहीं मैंने तो सर इतना ज्यादा कमा के दिया आपको, मेरे को और तनख्वाह बढ़ा के दो। कंपनी क्या बोलेगी ठीक है भाई, मेरे लिए 18,000 में भी कम काम करने वाला मिल जाएगा। यानी टोटल मिलाकर के आप काम किसके लिए कर रहे हो, किसी और के लिए। आपकी मेहनत पे कमा कौन रहा है, कोई और कमा रहा है। दूसरी चीज क्या है, दूसरा एक सिनेरियो आप सोचिए, लेट अस से फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर आप प्रोफेसर हो और आपके डिपार्टमेंट में 3 प्रोफेसर की वैकेंसी है, आप जो है जा रहे हो पढ़ाने के लिए और वैकेंसी है, 3 पोजीशन खाली हैं, इसकी वजह से लोग जो है मतलब ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं वहां पे। और क्या हो रहा है कि जो आप प्रोफेसर हैं उनको जो है बाकी 3 प्रोफेसर का भी जो है क्लासेस लेनी पड़ रही है। तो यानी कि उसके बदले में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोफेसर एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा है उसको एक्स्ट्रा पैसा तो देगा नहीं। यानी कि ये है कि आपका वर्कलोड कितना भी ज्यादा हो जाए, तनख्वाह तो आपकी फिक्स है, उतनी ही मिलेगी। ये दूसरा आपका जो है फ्लिप साइड है जॉब का। तीसरा क्या है, चैलेंजिंग कैरियर अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए मैं एक मैनेजर हूं और मेरे पास में सिर्फ 2 प्रमोशन के चांसेस है, और 2 प्रमोशन के चांसेस तब होंगे जब मेरे बॉसेस रिजाइन करके कहीं और जाएंगे। और मेरे जो बॉसेस हैं वो 20-20 साल से कंपनी के अंदर हैं, वो रिजाइन कर ही नहीं रहे। तो उनके वो रिजाइन नहीं कर रहे, नई पोजीशन क्रिएट नहीं हो रही, और मेरा उनकी वजह से प्रमोशन नहीं हो रहा। तो ये क्या होता है कि और ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है बंदा जहां पे उसको लगता है कि चैलेंजिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो ये भी एक तीसरा बहुत बड़ा फ्लिप साइड है किसका, जॉब का। चौथा क्या है, ब्यूरोक्रेसी। ऊपर से आदेश आ गया, आपको पसंद है करना है तो मतलब काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो जैसे बोला गया वैसे ही करो। पसंद है चाहे नहीं पसंद है उससे कोई मतलब नहीं। तो क्या स्टार्टअप में चैलेंजेस नहीं होते? ऐसा नहीं है, स्टार्टअप के भी अपने चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, अगर आप स्टार्टअप अपना शुरू करते हो तो जॉब के साथ में बहुत सारे फ्रिंज बेनिफिट्स आते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स बोले तो भाई आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा, टर्म इंश्योरेंस हो जाएगा या ग्रुप इंश्योरेंस हो जाएगा। कुछ एक चीजें आपको फैसिलिटीज मिल जाएगी, पीएफ की फैसिलिटी मिल जाएगी, जो कि आप जो है अपने स्टार्टअप में, अगर आप खुद स्टार्टअप करते हैं तो उसमें आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। दूसरा क्या है कि अगर आप खुद फाउंडर हो, आप ये चाहोगे कि भाई मेरा जो स्टार्टअप है वो जल्दी से जल्दी ग्रो करे, उसके लिए आप बहुत ज्यादा जो है मेहनत करोगे। हो सकता है अगर आप ऑफिस जाते आप 9 to 5 भी जॉब करते, हो सकता है कि यहाँ पे 9 to 9 भी काम हो रहा है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 7 in the morning से शुरू होकर के रात को 2 बजे तक काम कर रहे हो आप। तो उसकी वजह से आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आप शरीर से जो है बर्न आउट रहेगा, मतलब एग्जॉस्टेड रहोगे आप। अभी ये चीज माइंड में है, अरे यार वो सप्लायर से भी बात करनी थी, अरे यार ये चीज घट रही है, अरे आप उस पर्टिकुलर कस्टमर से भी बात करनी थी। तो बहुत सारी चीजें आपको एक साथ हैंडल करनी पड़ेगी। तो वो जो बर्नआउट है उस चीज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तीसरा क्या है, कंटिन्यूअस स्ट्रेस। आज यार 10,000 रुपए कमाने थे पर डे के, तब जाकर के मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बनती। सुबह 9 बजे से लेकर के और शाम के 4 बज गए, अभी तक 2,000 कमाए। पिछले 2 दिन से ऐसे ही चल रहा है, कैसे चलेगा? ये चीज क्या लेकर के आती है, चिंता लेकर के आती है, स्ट्रेस लेकर के आती है। तो ये जो होता है, इससे क्या होता है कि अगर आपके मन के अंदर अनसर्टेनिटी एक टाइम से ज्यादा अगर चलती है तो आप जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में और एंजाइटी में आ जाओगे। चौथा क्या है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज। अगर आपका स्टार्टअप चल गया तो आप करोड़ों नहीं अरबों में कमा सकते हो। ठीक है, अगर ओके चला तो ठीक है, करोड़ों में कमा सकते हो। लेकिन जस्ट इन केस अगर पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया तो जोमेटो से तो खाना सब मंगाते हैं,
फूड पांडा से मंगाता है कोई? नाम ही पहली बार सुना होगा, है ना? क्योंकि ऐसे ऐसे स्टार्टअप भी हैं जो कि जो है अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर जिन्होंने अपनी मार्केटिंग ठीक से नहीं की, लोग उनको जान ही नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह से क्या है कि जब उनका रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो वो लोग जो है, उसके जो ओनर्स हैं, दे आर फाइनेंशियली इनसिक्योर। फिर वर्क लाइफ इम्बैलेंस। अगर आप स्टार्टअप लेकर के चल रहे हो, आपको मॉर्निंग सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 12 बजे 1 बजे तक काम करना पड़ रहा है। आपकी शादी हो गई तो आपके जो स्पाउस हैं, हस्बैंड है या वाइफ है, ठीक है, वो बोलेंगे यार सारा टाइम तो तुम उसको देते हो, काम को देते हो, मेरे लिए भी कुछ दे दिया करो, तो वो प्रॉब्लम आएगी। तो वर्क लाइफ इम्बैलेंस आपको बहुत ज्यादा अफेक्टेड करेगा। अगर मान लीजिए कि आपने टाइम दे दिया है पहले से, आपके ऑलरेडी से बीवी बच्चे हैं, तो भी आपको फील होगा अरे यार मैं तो पूरा टाइम इसी को दे रहा हूँ, बिजनेस को दे रहा हूँ, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। नाउ एक स्टार्टअप के फाउंडर के अंदर कौन सी 4 बेसिक क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है। ऐसी क्वालिटीज कि अगर ये क्वालिटीज अगर स्टार्टअप के फाउंडर में होंगी तो स्टार्टअप को जो है ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता, या फिर ऐसे फाउंडर को मल्टीपल स्टार्टअप ओपन करने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला क्या है? विजन एंड मिशन। विजन का मतलब ये है कि आज से 10 साल के अंदर अंदर मुझे ये सारी चीजें कर लेनी है। मिशन का मतलब ये है मुझे इस तरीके से करनी है। जब तक आपका विजन और मिशन क्लियर नहीं है तब तक आपको बिजनेस के अंदर नहीं एंटर करना चाहिए। अगर आपके पास में कोई विजन नहीं है तो आपको बिजनेस के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। विजन एंड मिशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास में ये आपको नहीं मालूम है, या फिर आपके अंदर ये विजन आपका क्लियर नहीं है कि आज से 5 साल के बाद में मेरा स्टार्टअप कहाँ होगा, 10 साल के बाद में मेरा कहाँ होगा, 1 साल में मेरा कहाँ होगा, 2 साल में कहाँ होगा, मैं कितना ग्रो कर लूंगा, तो आपको बिजनेस में एंटर नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है तो आपको बिजनेस के अंदर नहीं घुसना चाहिए। दूसरा, एबिलिटी टू रिजेक्ट। पहली बार जब भी आप किसी से बात करोगे, जब भी आप किसी समस्या के बारे में डिस्कस करोगे, जब भी आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे, आपको हमेशा जो सामने वाला है वो अच्छी चीजें ही दिखाएगा, अच्छी तस्वीर ही दिखाएगा। आपको ये मालूम ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट भी है या नहीं। तो आपके अंदर, हम एज एन इंडियन अगर हम बात करते हैं तो हम इंडियंस के अंदर ना कहने की जो शक्ति होती है वो बहुत कम है। अगर हम ये सोचते हैं अरे यार मैंने उसको सीधे सीधे मुंह पे ना बोल दिया ना तो अगला आदमी बुरा मान जाएगा। तो जो स्टार्टअप का फाउंडर है या बिजनेस का जो ओनर है उसके अंदर एबिलिटी टू रिजेक्ट होनी चाहिए, ना कहने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा, डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब ये होता है कि मेरे को कोई काम करना है या फिर मेरे पास में कोई काम है, मैं अपना काम किसी दूसरे से कैसे करवा सकता हूँ। वो दूसरा मतलब मेरा जो जूनियर जो है उससे कैसे काम करवा सकता हूँ, या फिर मैं अपना काम कैसे निकलवा सकता हूँ। स्टार्टअप के जितने भी फाउंडर्स हैं उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है डेलीगेशन। जब तक आप अपना काम डेलीगेट नहीं कर पाओगे तब तक आप बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते। हो सकता है आप बिजनेसमैन बन जाओ, हो सकता है एक मीडियोकर बिजनेसमैन रहो लाइफ पर, लेकिन जब तक आप डेलीगेट नहीं कर पाओगे अपने काम को तब तक आप एक बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाओगे। मैं एक एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था उसके जो ओनर है, ज्यादा बड़ी 200-250 करोड़ की कंपनी थी, साल भर का उसका टर्नओवर। सो उसके जो ओनर है उनका काम क्या होता था, एक एक बिल को अपने आंखों से चेक करते थे, खुद साइन करके, सारी पावर्स अपने पास में। अब प्रॉब्लम क्या होती थी, ओनर आते थे, रेगुलरली ऑफिस आते थे, 9 बजे से लेकर के 7 बजे तक ऑफिस में रहते थे। बट प्रॉब्लम ये होती थी किसी दिन अगर उनकी तबीयत खराब हो गई थी या फिर किसी दिन उनको फैमिली फंक्शन की वजह से बाहर जाना पड़ गया, या फिर किसी दिन जो है उनको किसी मीटिंग में बाहर जाना पड़ गया,
सारे काम रुक जाते थे। सो इसका मतलब क्या है, उन्होंने किसी बंदे को ऐसा तैयार ही नहीं किया जो कि उनकी एब्सेंस में उनके काम कर सके। अब उसकी वजह से दूसरा नुकसान क्या है, वो बंदा एक ही जगह में बैठ सकता है, एक बार में दो जगह तो बैठ नहीं सकता। तो यानी कि एक ऑफिस में वो बंदा सिमट के जिंदगी भर रह जाएगा, दूसरा ऑफिस वो ओपन कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेलीगेट करना नहीं सीखा। तीसरा मतलब चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, रिस्क टेकर एबिलिटी। जो स्टार्टअप के फाउंडर्स होते हैं ना, वो शुरुआत में रिस्क लेते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं देखा जाएगा, ठीक है अपन रिस्क लेते हैं। तो जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो स्टार्टअप के फाउंडर के अंदर होनी जरूरी है, हर बिजनेसमैन के अंदर होनी जरूरी है। केवल स्टार्टअप के फाउंडर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर बिजनेसमैन के अंदर होनी जरूरी। जितना बड़ा रिस्क आप लोगे उतना बड़ा आपको जो है फायदा भी होगा। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, रिस्क ही होना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क ही होना चाहिए, जुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप जुआ खेलोगे तो आप जुआरी बन जाओगे। जुआरी का मतलब ये है कि आप हो सकता है कि एक बार में राजा बन गए तो एक बार में अगले 2 मिनट के अंदर आप रंक भी बन सकते हो। तो जुआ नहीं खेलना, सिर्फ रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। बहुत एक छोटा सा डिफरेंस है रिस्क के और जुए के बीच। तो जुए पे नहीं जाना है, सिर्फ रिस्क लेना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि जॉब या स्टार्टअप आपके लिए क्या बना है। आप अपने बिहेवियर को देखो, अपने आप को देखो, आप चाहते क्या हो लाइफ से। एक फिक्स्ड महीने की इनकम, या फिर धीरे धीरे करके 1000 रुपए महीने से शुरू होगा मेरा पहला रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके बाद में धीरे धीरे करके 1 लाख रुपए हो सकता है, 1 करोड़ रुपया हो सकता है, 10 करोड़ रुपया पर डे का भी हो सकता है। तो यानी कि मेरे को पहले दिन से ही महीने की फिक्स इनकम चाहिए, या फिर मेरे को धीरे धीरे करके इंक्रीज होगी इनकम चाहिए। मेरे को फ्री का मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, टर्म इंश्योरेंस चाहिए, ग्रुप इंश्योरेंस चाहिए, या फिर चलो ठीक है अभी फिलहाल मेडिकल इंश्योरेंस ले लेता हूँ, फिर उसके बाद टर्म इंश्योरेंस ले लूंगा, फिर धीरे धीरे करके एक करके मैं अपनी चीजें खुद अपने पास पैसे से लूंगा। तीसरा ये क्या है कि मेरे को स्लो ग्रोथ चाहिए। मतलब मैं एक अगर टीचिंग फील्ड से ही बात करूं तो मैं 5 साल पहले जो है या 7 साल में पहले असिस्टेंट प्रोफेसर काम करूंगा, उसके बाद में फिर मैं जो है फॉर नेक्स्ट 5 years आई विल वर्क एज अ प्रोफेसर, फॉर नेक्स्ट 7 years आई विल वर्क एज एसोसिएट प्रोफेसर, देन फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years आई विल थिंक ऑफ माई सेल्फ एज एन HOD और द प्रिंसिपल। यानी कि मैं स्लो ग्रोथ के फेवर में हूँ या फिर मैं जो है कंटिन्यूअस ग्रोथ के फेवर में। मैं एक EMI की लाइफ जीना चाहता हूँ, या फिर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास में जितने भी बिल्स हैं इतना पैसा हो जाए कुछ समय के बाद में कभी मेरे को EMI की जरूरत ही ना पड़े। मैं एकदम रिस्क फ्री लाइफ जीना चाहता हूँ, या फिर मैं अपनी लाइफ के अंदर कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद में मेरे बच्चे भी मेरी तरह स्ट्रगल करें जॉब के लिए, या फिर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ विरासत में छोड़ करके जाऊँ। अगर आपका जो है जवाब जो लेफ्ट साइड में है, अगर आपको फ्री इंश्योरेंस चाहिए, स्लो ग्रोथ चाहिए, EMI वाली लाइफ, सो कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। सो वन हू नेवर आस्क्स आइदर नोस एवरीथिंग और नोस नथिंग। यानी मेरे कहने का मतलब ये है स्लाइड में, या तो आपको जो मैंने अभी तक समझाया या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते। किसी को कुछ पूछना आप सब में से स्टूडेंट्स आज किसी के दिमाग में जो इतना पूछना चाहिए, इसको पूछना, इधर आ जाओ। कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ जी, कॉमन साइंस कोई भी आज बेटा
एक बच्चा क्वेश्चन दे रहा है। अच्छा ठीक है, वैसे मैम हम लास्ट में हमें रखा हुआ है शेड्यूल क्वेश्चन आंसर का, बट अगर क्वेरी है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Ma'am, I want to ask how to open my own school. Can it possible? सर बच्ची पूछना चाह रही है कि वो अगर अपना स्कूल खोलना चाहती है तो कैसे उसको करना चाहिए स्टार्ट? देखिए, अगर आपको स्कूल ओपन करना है तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना रहेगा कि आपको किस तरह का स्कूल खोलना है। आप जो है वो ये सेकेंडरी स्कूल खोलना चाहते हैं या फिर किसी तरीके का स्कूल आप खोलना चाहते हैं। So secondary. ठीक है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई ये करना पड़ेगा। दूसरा फिर आपको लोकेशन, किस जगह पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको फिर दूसरी चीज वो आइडेंटिफाई करनी। फिर तीसरी चीज आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके स्टेट में या फिर आपके जिस भी क्षेत्र में आप स्कूल खोलना चाहते हैं उस जगह पर मतलब कोई रूल है या रेगुलेशन है जो कि अफेक्ट करता है स्कूल के खोलने के लिए। अगर आपको आपके बिजनेस को कोई भी रेगुलेशन अफेक्ट करता है तो आपको सबसे पहले उस रेगुलेशन को करने के लिए आपको वो चीजें चाहिए। रेगुलेशन में क्या हो सकता है कि आपके पास में बिल्डिंग मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना एकड़ की या फिर इतने स्क्वायर फीट की बिल्डिंग होनी चाहिए। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट हो सकता है होगी कि आपका प्लेग्राउंड कितना होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट शायद ये होगी कि आपके पास में स्टाफ इतना होना चाहिए। चौथी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि स्टाफ की सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आपको पता करनी पड़ेगी। उसके बाद में फिर आपको फंड इकट्ठा करना रहेगा जहां पे आप जो है इन सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। फिर उसके बाद में आप जो है अपने जो भी आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपने जैसे स्कूल के लिए बोला उसके लिए आपको फाउंडेशन के काम कर दें। फिर आपको वही चीज फिर आपको उसके बाद स्कूल की मार्केटिंग करनी पड़ेगी और धीरे धीरे करके आपको एक करना है। क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर आप 5 साल तक रन कर ले गए, इफ यू आर एबल टू रन ए बिजनेस फॉर 5 कंटिन्यूअस इयर्स, तो आपको वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाना, चाहे वो आइडिया उसके अंदर आपने कैसा भी लगाया था शुरुआत में। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप 5 साल तक कर पाए हो तो इसका मतलब ये है कि उस आइडिया के अंदर कुछ दम था, जो भी कमियां थी वो आप अब तक पूरी करते रहेंगे। क्योंकि 5 साल से ज्यादा जो है किसी भी बिजनेस की वेट नहीं कर सकते। सो आपको जो है लगे रहना पड़ेगा। ये चीजें हैं। Sir, जी कोई और अभी क्वेश्चन है? excuse me, ma'am. हाँ जी बताइए। मैम इसमें कुछ ये मैंने सुना था कि ट्रस्ट वगैरह का कुछ होता है ऐसा, उसको बनाना पड़ता है। सोसाइटी हाँ स्टार्टिंग में आपको करना पड़ता है। आपको जो है पता करना पड़ेगा कि रेगुलेशन क्या है। हर स्टेट के हिसाब से आपके रेगुलेशंस चेंज होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा रेगुलेशंस क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। ये वो चीजें आपको क्वालिफाई करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज आपको जो है कोई भी जो है किसी भी बिजनेस को ओपन करने के लिए लाइसेंस नहीं है। या फिर अगर आप बात करते हैं अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो आपको अप्रूवल नहीं है। तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट आपको मीट करनी ही पड़ेगी। हर स्टेट के लिए अलग-अलग है तो आप स्केलेबल बिजनेस बना पाओगे। तो ये भी प्रैक्टिकली कैलकुलेशन करना जरूरी है। ऑलराइट, जैसे सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, वर्ड्स में बोल सकते हैं मार्केट रिसर्च वो रेडी होनी चाहिए किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले। सर प्लीज। यस सुपर। एनी मोर क्वेश्चंस? या कोई इशू नहीं है? एनी मोर क्वेश्चन? हॉट सीट पे कौन आएगा? क्लैप कर दो यार। क्लैप कर दो। हां तालियां ऐसे बजाया करो जैसे अपने लिए बजाना चाहते हो। यस। So guys, कौन है जो who is going to come on hot seat? Me and Utkarsh are waiting. आंटी बच्चे पार्टी नहीं पूछो यार, ऐसे क्वेश्चन पूछो जिससे कुछ शानदार निकले अंदर से। क्योंकि देखो आपको हमसे क्या निकलवाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो कोई है और
कोई इनिशिएटिव करेगा? Yes. किसी के दिमाग Anybody में have? कुछ नहीं? Yes. तो सर अभी क्या बात? तो मैम लास्ट क्वेश्चन आप ही पूछ लो कोई आज का पूछना चाहते हैं क्या कोई पर्टिकुलर स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है किसी स्टार्टअप के लिए? अरे किसी भी स्टार्टअप के लिए क्या कोई पर्टिकुलर स्किल सेट अचीव करना होता है पहले या माइंडसेट? सॉरी कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? आई जस्ट वांट टू नो कि स्किल सेट इज इंपॉर्टेंट और माइंडसेट, क्योंकि कई लोग हमें ये कहते हैं कि स्किल सेट चाहिए। What you think? आप फिर मैं अपना भी आंसर करूंगा, फिर सबका अपना उत्कर्ष आप कभी इनपुट देना चाहते हैं? फिर मैं अपना देता हूं। उत्कर्ष आप दीजिए पहले, मैं देता हूं अपना इनपुट। क्योंकि मेरी फैमिली में मुझे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत मजा आता है। What deep जाना? Yes, go ahead. सर मुझे अभी दो Basically what I have seen is कि इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज माइंडसेट। अगर आपका सेट सही है, आप अपने आप स्किल सीख ले, स्टार्टअप को आगे बहुत आगे तक लेकर गए। अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है, नो मैटर हाउ एक्सीलेंट स्किल यू आर, हाउ वेल स्किल यू आर, आप कहीं पे भी नहीं जाते। सो अगर मैं आपको बहुत कंसाइज वे में आंसर करना चाहता हूँ, इट इज अबाउट द माइंडसेट। Right. और yeah, so my opinion would be also same that अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास कुछ लर्न करने का, कुछ सीखने का माइंडसेट ही नहीं है, तो फिर there is no value of skills because पता क्या होता है, हम कभी कुछ सेशन देते हैं तो सब में से 95 सुन रहे हैं, my God of grace मेरा कनेक्शन अच्छा बन जाता है, बट अगर 3-5 लोग कैसे होते हैं, अरे ये मुझे पता है। तो ये जो माइंडसेट है, तो ये लोग कभी भी, जैसे आज मैं हूँ, मैं उसको कोई भी हो, हम लोग हम में से, मैं जब कुछ सीखने बैठता हूँ तो छोटे बच्चों की तरह बैठता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, you know? तो हमारी स्किल्स हम इनहेंस तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एक राइट माइंडसेट होगा। एक बात मुझे बताओ, आपने कहा कल कोई सेशन है जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा, तो कुछ लोग बंक मार रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स, तो क्या है, आप क्या कर सकते हो, रिसोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, पर स्किल्स एक्वायर करने के लिए उनका माइंडसेट ही नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू। तो मेरा अकॉर्डिंगली शायद सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट, और स्टार्टअप को सफल बनाने में जितनी सारी चीजें मैं उसका हम बात कर रहे थे, ये सब सेकेंडरी है यार। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, आज की डेट में जो लोग एक्चुअली में पैसा दे रहे हैं ना, उससे माइंडसेट देखकर पैसा दे रहे हैं। ये जो आप लोग शार्क टैंक देख रहे हैं, ये सब तो सब स्क्रिप्टेड फंडा दिखा रहे हैं, पर अंत में जाके जो वैनिटी वेल पे बात होती है ना, वहां से धंधा क्रिएट होता है, वहां से पैसा दिया जाता है। देखो मेरे एक लोन में पैसा लेकर आए थे, तो उन्होंने क्या कहा, उनको ममता जी, उनको क्वेश्चन क्या पूछा गया, जो टीवी पर आया वो अलग था, वैनिटी वेल पे बैठा के ओयो के फाउंडर आप जानते हैं कौन है, रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल ने पूछा, ओके आप पैसा कमाना चाहते हो और आप इसके लिए पैसा चाहते हो, क्यों चाहते हो? उन्होंने आंसर किया, तो कहा ओके फिर क्या होगा, इतना पैसा बना लूंगा, ओके फिर क्या करोगे, फिर ये क्यों करना चाहते, फिर क्या करोगे, अच्छा इससे ये करूंगा, फिर क्या करोगे, 5-6 लेयर तक उन्होंने पूछा, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे। अगर उसने 7th-8th लेयर तक टू द पॉइंट आंसर कर पाया, तो ही उसने रितेश अग्रवाल ने पैसा निकाला है उनके लिए। तो वो पर्सन मुझसे बंटू और मिला था, और वो बोला यार उनकी जी, मतलब कमाल की बात ये है कि वैसी वैसे जो डिस्कशन हो, आप शॉक्ड हो जाओगे इसे सुनकर। सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा उन्होंने, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, इतना आ गया तो फिर क्या करोगे। 6 लेयर्स तक मुझे उसने पूछ डाला, और लिटरली आस्क योरसेल्फ, मैं कहना चाहता हूँ सभी से, आपको इवन फैकल्टी से भी, आप अपने आप से पूछिए कि अगर आप 6 लेयर तक अपने बिजनेस को क्या करोगे में आंसर कर पा रहे हैं, मतलब आप बहुत सॉर्टेड है और आपका विजन क्लियर है। तो मेरा मानना ये है, और उत्कर्ष जी का भी, कि हम राइट माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद सारी चीजें अपने आप हो जाती है, रिसोर्सेज से लेकर स्किल्स, एनवायरनमेंट सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आप कैसा तक हुए से चला ही जाता है, तो अपने आप चीजें हो जाती है, तो इंपॉर्टेंट ये है। वेरी नाइस क्वेश्चन, यस, और बताएं एनी मोर क्वेश्चंस। सर मैं करना चाहूँगा, 5 बार वही क्वेश्चन या फिर हाउ 5 बार आंसर करते हो, तो दिस इज समथिंग एनालिसिस। कैन यू रिपीट, क्या कह रहे हैं?
की समस्या है क्यों हो रही है, ठीक है, उसके बाद में अच्छा ठीक है क्या है वो क्या है। Hello, I think voice is not coming. Yes. Audible, right? Yes, please go ahead. Hello. I don't know. Some internet issues there, I think. No, sir, you are audible. I'm audible? Yes. Utkarsh is speaking, I think. Shifi ji, are you getting my voice? Oh, Utkarsh का कोई I think internet issue है. Shifi, are you getting I think there is a bit and sir, there is a very long discussion and मुझे लगता है कि हमें डिस्कशन मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रोग्राम बहुत अच्छे से सक्सेस करने की। ममता मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रिंसिपल मैम से कोई सेशन प्लान करें, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो वर्चुअल हो, ताकि अंकित जी और उत्कर्ष जी को मौका मिले अपने विचारों को प्रस्तुत करने का, क्योंकि सारी चीजें मैंने आप नहीं है, ये कोशिश करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं बच्चों को, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं और उनकी भी थियरीज निकल के आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से हमें अब समय को देखते हुए अभी होप करना चाहिए और अभी के लिए हम इस सेशन को यहीं से समाप्त करके और इसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मैम प्लीज आप अभी सेशन को कंक्लूड करें और वोट ऑफ थैंक्स कीजिए। Yes, and एक मैं इंटरप्ट करूंगा। उत्कर्ष कुछ बीच में बोल रहे थे, उनकी बात कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो उत्कर्ष जी कुछ कह रहे थे आप, आई थिंक। I think Mr. Sharda is not in meeting right now. Yes. Uttar sir, are you there? Can I proceed? Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, sir. On the behalf of DAV College for Girls, Yamunanagar, I would like to extend my heartful gratitude to everyone present here, contributing to the success of National One Day Awareness Program on Job versus Startup. On this special occasion of National Youth Day, I extend my sincere thanks to our esteemed speakers, Mr. Utkarsh sir and Mr. Ankit sir. Mr. Utkarsh sir, his practical insights towards startups, motivational words and expertise have provided us with valuable lessons and we navigate our career path. And Mr. Ankit sir, your ability to connect with the youth and guide them on transforming their passion into professions has left us profound impact on all of us. And Shilpi ma'am, your support and collaboration with the college and key role in arranging the speakers have been instrumental to the success of the event. And I would like to extend my heartfelt gratitude to Dr. Neenu Jain ma'am, our principal ma'am, Dr. Anita Murli ma'am, Startup and IKEA convener, Vivek ma'am, our IIC convener. And I extend my sincere thanks to all the team members involved in organizing this event. The hard work, dedication and behind the scene efforts have been crucial in making this program a success. Thank you so much sir, thank you ma'am. And we would like to connect you for our further sessions. Yeah, definitely. Thank you so much, ma'am, for giving us this opportunity to organize the great event at national level. And special thanks, sir, for giving your valuable time. And आपने सच में आपका जैसे नाम है अंकित, आप बहुत सारी चीजें अंकित कर दी हैं बच्चों के माइंड में, और शायद हमें लगता है कि बच्चे कहीं ना कहीं उस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे जहाँ वो अपने को देख पा रहे हैं आज से 5-10 साल बाद। और मेरा आग्रह भी यही रहेगा, क्योंकि कॉलेज के साथ हम एसोसिएट हैं, तो भविष्य में कभी आप फिजिकल इवेंट प्लान कीजिए
और हमारे स्पीकर्स को आप प्लीज इनवाइट कीजिए ताकि बच्चे मोटिवेट हो सके और एक अच्छी गाइडेंस उनको मिलेगी और वो सफल हो पाएंगे तो शायद हमारा प्रयास भी सफल हो पाएगा। एक बार फिर से मैम डीएवी कॉलेज के समस्त टीम को जिन्होंने सपोर्ट किया है, कैमरे के आगे कैमरे के पीछे टेक्निकल टीम जो भी है सबके एफर्ट्स लगे हैं और सबसे अच्छी हमारी जो ऑडियंस है इतनी शांति से इतने अच्छे से उन्होंने सुबह 10 बजे से बैठ के वो सुन रहे हैं। एक्चुअली जनरली सुन नहीं पाते बच्चे, कैपेसिटी नहीं होती है, बट आई थिंक उनका इंटरेस्ट है, ये चीज उनके विषय की है इसलिए शायद वो सुन रहे हैं। उन्हें पता भी है भविष्य में ये सब चीजें काम आने वाली चीजें हैं और ये कहीं किताब में लाइब्रेरी में नहीं मिलती हैं और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बच्चों ने कैप्चर किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू सर, हम आपके फिजिकल सेशंस के लिए भी आपको कनेक्ट करेंगे। All right, thank you so much from my side as well, everyone, and keep rocking. And I think thank you so much शिल्पी मैम, क्योंकि अरेंज करने में बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं। कई बार पे शिल्पी ने बैक कैमरा में जो लोग एफर्ट कर रहे होते हैं उनके लिए थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड कहना है वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड कोई भी चैलेंजेस है, क्वेश्चंस है, तो कोई पूरे लेवल पे भी कोई क्वेश्चन है तो शिल्पी जी का नंबर है, उत्कर्ष जी का ये मेरा भी नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, सो दैट आप लोग कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट लेवल पे जैसे अभी इसने का स्कूल बोलना है, कोई गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली आप गेट करिए तो स्क्रीन पे तो आप यू कैन पुट मी हाई ऑन माय व्हाट्सएप। मेरी टीम आपसे डिस्कस, मैं भी आपसे डिस्कस डायरेक्टली करके आपको वो कोशिश करूंगा कि आपको गाइड कर पाऊँ और जो भी चैलेंजेस है स्टूडेंट लेवल पे वो सॉल्व करना है। एनीवेज, सो थैंक यू सो मच। Shall we close this call? Thank you so much, all the audience. You've been a very beautiful audience, some of the most beautiful audience that I have ever seen. But yes, मुझे लगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम था. I think the enthusiasm should have been more. और उसका रीजन होता है एक बार में नहीं, वो चीजें ना बिल्डअप की जाती है तो धीरे धीरे एक माइंडसेट बिल्ड होता है और उसके बाद ये चीजें होंगी। Sir, we are also working on our end. We are trying to coordinate the students towards startup. Right. So, but anyways, it was a very wonderful audience. I would not say that it was like anything less than a gem. I would like to congratulate the institution and the organizations on my behalf. Thank you so much. Thank you everyone. And one more important thing, सेशन की सारी रिकॉर्डिंग हमारे YouTube चैनल अवेयर विद सक्षम पे अवेलेबल रहेंगी। मैम जो बच्चे एब्सेंट रहे हैं, जिन्होंने मतलब इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के बाद भी वो किसी कारणवश एंजॉय नहीं कर पाए हैं इसको या जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई है, तो आप वो लिंक उन बच्चों को शेयर कर सकते हैं तो बच्चे वहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हैं इन फ्यूचर में। Thank you, Ankit sir. Thank you. Yeah, thank you so much. Thank you. It's my pleasure. Bye and take care. Yeah. Shall we close this call? Yeah. All right. एक मिनट जिसके लिए तो स्पेशली